नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सीबीआई जांच के लिए राज्यों की सहमति लेना जरूरी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शिवसेना ने बीजेपी को लेकर कह दी इतनी बड़ी बात जिसके बाद हो सकता है जबरदस्त बवाल। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल मनमोहन पर कमेंट से बवाल, ओबामा पर FIR के लिए कोर्ट में अर्जी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा पर भारत में होगा FIR। क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सीबीआई कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारों पर नाचती है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सीबीआई जांच के लिए राज्यों की सहमति लेना जरूरी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय जांच ब्यूरो की छानबीन के अधिकार क्षेत्र के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मामले की जांच करने से पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो को उस राज्य की सहमति अनिवार्य तौर पर लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 8 राज्यों द्वारा सामान्य सहमति वापस लिए जाने के बाद दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत वर्णित शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के लिए सीबीआई को किसी भी मामले की जांच से पहले संबंधित राज्य सरकार से सहमति की आवश्यकता जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि DSPE अधिनियम की धारा 5 केंद्र सरकार को केंद्र शासित प्रदेशों से परे सीबीआई की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने में सक्षम बनाती है, लेकिन जब तक कि DSPE अधिनियम की धारा 6 के तहत राज्य संबंधित क्षेत्र के भीतर इस तरह के विस्तार के लिए अपनी सहमति नहीं देता है, तब तक यह स्वीकार्य नहीं है। जाहिर है, प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है, जिसे संविधान की बुनियादी संरचनाओं में से एक माना गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना ने बीजेपी को लेकर कह दी इतनी बड़ी बात, हो सकता है बवाल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना के दौरान मंदिर खोले जाने के बाद से भाजपा और शिवसेना के बीच विवाद बढ़ रहे हैं। एक तरफ जहां भाजपा मंदिर खोलने का श्रेय ले रही है, वहीं दूसरी ओर शिवसेना का कहना है कि मंदिर खोलने का फैसला महाराष्ट्र सरकार का है और उसने यह फैसला किसी के दबाव में नहीं लिया है। दरअसल शिवसेना ने भाजपा पर सीधा निशाना साधते हुए अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया है, क्या बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपना सिर घुमाया है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंदिरों के साथ सभी धर्मों की प्रार्थना स्थलों को खोलने का फैसला किया। पड़वा के मुहूर्त पर मंदिरों के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, लेकिन शोर का श्रेय लेते हुए भाजपा के बाहरी लोग विजय उत्सव मना रहे हैं। शिवसेना ने कहा कि भाजपा आंदोलित है, इसलिए भगवान के दरवाजे खोलने जैसी बातें करने का अर्थ है शेष ज्ञान को गिरवी रखना, जिनका भाजपा या हिंदुत्व की विचारधारा से बहुत कम संबंध था। ऐसे लोग सत्ता के लिए भाजपा में प्रवेश कर गए। भाजपा पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने आगे कहा कि एक फर्जी आचार्य को आगे रखकर मंदिरों के ताले खोलने के लिए आंदोलन किया गया था। वह शिक्षक कौन है? लेकिन भाजपा लोगों को मुफ्त में नाचने के लिए मिलती है। किराया लाकर महाराष्ट्र सरकार के नाम पर परेशान करना उनके खाली समय का व्यवसाय बन गया है। शिवसेना ने कहा कि अगर बीजेपी को मंदिर के बाहर और हिंदुत्ववादियों को नाचने के लिए आंदोलन करना पड़ता है तो उन्हें ऐसा प्रधानमंत्री मोदी के घर के सामने करना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र में कोरोना के निर्देशों का पालन कर रही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल मनमोहन पर कमेंट से बवाल, ओबामा पर FIR के लिए कोर्ट में अर्जी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कोर्ट में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने लालगंज दीवानी कोर्ट में परिवार दाखिल किया है। यह परिवार ओबामा की किताब से जुड़ा है। इस पर 1 दिसंबर को सुनवाई होगी। ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राहुल गांधी और मनमोहन सिंह के खिलाफ अवांछित बयान देकर भारतीय निर्वाचन प्रणाली की अवहेलना की है और निर्वाचन आयोग जैसे नियामक संस्था के साथ संविधान की भी व्यवस्था पर सवाल उठाया है। ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने कहा कि बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह और राहुल गांधी के बारे में जो कहा है वो अपमानजनक और देश की संप्रभुता पर हमला है। इन नेताओं के लाखों समर्थक हैं जो आहत हुए हैं। अगर वो सड़क पर उतर आए तो अराजकता पैदा हो सकती है, इसलिए ओबामा के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए। ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने कहा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए, वरना मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अमेरिकी दूतावास के बाहर आमरण अनशन करूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने लालगंज कोतवाली में भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बराक ओबामा ने क्या लिखा है?
राष्ट्रपति पद से हटने के बाद बराक ओबामा ने अपनी आत्मकथा ए प्रॉमिस्ड लैंड लिखी है, जिसमें अपने अनुभवों को साझा किया है। इस किताब की भारत में भी चर्चा है, क्योंकि किताब के अंदर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत अन्य कुछ लोगों का जिक्र है। राहुल गांधी को लेकर बराक ओबामा ने किताब में लिखा है, उनमें एक ऐसे नर्वस और अपरिपक्व छात्र के गुण हैं जिसने अपना होमवर्क किया है और टीचर को इम्प्रेस करने की कोशिश में है, लेकिन गहराई से देखें तो योग्यता की कमी है और किसी विषय पर महारत हासिल करने के जुनून की कमी है। बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है, व्लादिमीर पुतिन उन्हें एक सख्त और स्मार्ट बॉस की याद दिलाते हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह में एक भावशून्य ईमानदारी है जो उन्हें अलग बनाती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एस जयशंकर के निर्वाचन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, चुनाव आयोग और विदेश मंत्री को नोटिस। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग और मंत्री को नोटिस जारी किए हैं। इन याचिकाओं में राज्यसभा में आकस्मिक और नियमित रिक्त स्थानों के उपचुनावों के लिए अलग अलग अधिसूचना जारी करने के निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को चुनौती दी गई है। जयशंकर के चुनाव के खिलाफ कांग्रेस ने याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़ी की पीठ ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलें सुनी कि इस मामले की सुनवाई के लिए एक तारीख निर्धारित की जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि हम जल्दी की तारीख देंगे और इसे गैर नियमित सुनवाई वाले दिन सूचीबद्ध किया जाएगा। जयशंकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने नोटिस स्वीकार किया। ये याचिकाएं गुजरात से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 2019 में संपन्न उपचुनाव से संबंधित हैं। ये दोनों सीटें भाजपा प्रत्याशियों ने जीत ली थी। इससे पहले शीर्ष अदालत ने कहा था कि एक से ज्यादा रिक्त स्थान होने पर चुनाव अलग अलग या संयुक्त रूप से कराने के सवाल पर उच्चतम न्यायालय का कोई फैसला नहीं है। आपको बता दें कि एस जयशंकर विदेश सचिव रह चुके हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें सुषमा स्वराज की जगह विदेश मंत्री बनाया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव के दौरान बड़े बड़े दावे करने वाले और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने के सपने देखने वाले लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने नतीजे के बाद लगभग चुप्पी सी साध रखी है। अब खुलकर नहीं, संभल कर और बचकर बोल रहे हैं। हालत ऐसी हो गई कि अब अपने भी नसीहत देने लगे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार बनी तो अपने तरीके से बधाई भी दे डाली, फिर भी भाव नहीं मिला। यहाँ तक कि सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से भी बुलावा नहीं आया तो सवाल भी उठ रहा है कि चिराग के इस हश्र के लिए कौन जिम्मेदार है। मित्र ने बताया अकेले चुनाव लड़ने का फॉर्मूला। कहा जाता है कि चिराग अपने दल में किसी पर सर्वाधिक भरोसा करते हैं तो वो हैं उनके करीबी मित्र सौरभ पांडे। चिराग के सारे फैसले सौरभ पांडे लेते हैं। एलजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बनारस के मूल निवासी सौरभ पांडे के पिता मणिशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष हैं। साय की तरह हमेशा चिराग के साथ रहने वाले सौरभ को लेकर एलजेपी के वरिष्ठ नेताओं में अच्छी धारणा नहीं है। इसकी वजह है कि सौरभ से ज्यादा चिराग किसी को तवज्जो नहीं देते हैं, किसी अन्य नेता की ज्यादा बात भी नहीं सुनते हैं, चुनाव में भी नहीं सुनी और सारे फैसले सौरभ के हिसाब से ही लिए जाते रहे। बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के फैसले को भले ही चिराग खुदा का बताते हैं, किंतु पार्टी सूत्रों का दावा है कि यह फॉर्मूला भी सौरभ ने ही बनाया था। चिराग को कब, किससे और कैसी बात करनी है, किसी के साथ कैसे पेश आना है, सारी रणनीति सौरभ के हिसाब से ही तय होती है। इसके लिए कभी कभी पार्टी प्रवक्ता अशरफ अंसारी की मदद ले ली जाती है। अंसारी भी चिराग के इर्द गिर्द ही जमे रहने वाले शख्स हैं। अशरफ का एक भाई इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल में कार्यरत है। चुनाव से पहले एलजेपी के बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को तैयार कराने में भी सौरभ की बड़ी भूमिका रही है। इस बारे में लोजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि विजन डॉक्यूमेंट को कैसे तैयार कराया गया। इसके बारे में सौरभ पांडे और अशरफ अंसारी के अलावा चिराग पासवान के चंद करीबियों को ही जानकारी थी। चिराग की राजनीति की पूरी स्क्रिप्ट सौरभ ही तैयार करते रहे हैं। मंच पर भाषण देना हो या पत्रकार सम्मेलन, सौरभ पांडे ही चिराग पासवान को गाइड करते हैं। एलजेपी के ही एक नेता ने बताया कि सौरभ ने चुनाव में उम्मीदवारों को टिकट वितरण में भी बड़ी भूमिका निभाई है। करते हैं अगली खबर की तरफ। घोटालेबाज मंत्री मेवालाल की जाएगी कुर्सी, भद्द पिटने के बाद सीएम नीतीश ने किया तलब। जी हां दोस्तों, क्या घोटालेबाज शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी की कुर्सी जाने वाली है? शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तलब किया था। इसके बाद वे सीएम हाउस गए और करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। शिक्षा मंत्री ने अभी तक पदभार ग्रहण नहीं किया है और उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेवालाल को आवास बुलाया और आधे घंटे से अधिक समय तक बातचीत की। हालांकि क्या बातचीत हुई इसका पता तो नहीं चल सका, लेकिन संभावना है कि मेवालाल के घोटाला प्रकरण पर ही चर्चा हुई होगी। दरअसल नीतीश कुमार के नेतृत्व गठित एनडीए की सरकार में तारापुर विधायक मेवालाल चौधरी को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
हालांकि कभी पार्टी से निष्कासित किए गए नियुक्ति घोटाला में आरोपित मेवालाल चौधरी को कैबिनेट में जगह देकर नीतीश कुमार फंस गए हैं। बता दें कि मेवालाल चौधरी नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। 2010 में जब कृषि विश्वविद्यालय सबौर का कुलपति बनाया गया तो उनकी पत्नी नीता चौधरी जेडीयू से विधायक बनी, लेकिन जब नियोजन घोटाले में उनका नाम आया और तभी विपक्ष में रहे सुशील मोदी ने जब सदन में यह मुद्दा उठाया तो नीतीश कुमार को मेवालाल चौधरी को पार्टी से निष्कासित करना पड़ा था। हालांकि जेडीयू ने 2015 में फिर उन्हें टिकट दिया, जिसके बाद वे तारापुर ने विधायक निर्वाचित हुए और इस बार उन्हें मंत्री बनाया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के शिक्षा मंत्री को राष्ट्रगान भी याद नहीं, मेवालाल चौधरी का एक और वीडियो वायरल। जी हां दोस्तों, बड़े घोटाले के आरोपी बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का एक और कारनामा सामने आया है। बिहार के शिक्षा मंत्री को राष्ट्रगान भी याद नहीं, इसका वीडियो वायरल हो चुका है। हालांकि वायरल हुए वीडियो में मेवालाल चौधरी एक गांव में झंडोत्तोलन के बाद राष्ट्रगान गाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि उन्हें जनगण मन सही से याद नहीं है। वीडियो तब का है जब मेवालाल चौधरी विधायक थे। राजद ने इस वीडियो को लेकर फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है। राजद के ट्विटर हैंडल से यह वीडियो को ट्वीट करके कहा गया कि भ्रष्टाचार के अनेक मामलों के आरोपी बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को राष्ट्रगान भी नहीं आता। नीतीश कुमार जी, शर्म बची है क्या? अंतरात्मा कहां डूबा दी? गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने बिहार के बड़े नौकरी घोटालों के आरोपों को अपना शिक्षा मंत्री बनाया है। बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने मेवालाल चौधरी पर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रहते नौकरी में भारी घोटाला करने का आरोप है। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार का राज्यपाल रहते मेवालाल चौधरी के खिलाफ जांच कराई थी और उन पर लगे आरोपों को सच पाया था। ये जांच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर हुई थी। मेवालाल चौधरी पर सबौर कृषि विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में भी घोटाले का आरोप है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेवालाल चौधरी के इस बड़े घोटाले के खिलाफ सत्तारूढ़ जेडीयू के नेताओं ने भी आवाज उठाई थी। विधान परिषद में जेडीयू विधान पार्षदों ने मेवालाल चौधरी के खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एमआई ने बेचे 50 लाख फोन, रवीश कुमार ने गोदी मीडिया पर मारा ताना, मोदी सरकार पर भी साधा निशाना। जी हां दोस्तों, एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार ने त्योहारी सीजन में चीनी सामानों के कथित बहिष्कार की अपील के बावजूद भारत में इसके उत्पाद की रिकॉर्ड बिक्री पर गोदी मीडिया को निशाने पर लिया है। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भी निशाने पर लिया, जो घरेलू सामान की खरीद को बढ़ावा देती रही है। रवीश कुमार ने बुधवार शाम अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा कि चीनी मोबाइल फोन कंपनी का भारत में धंधा अच्छा चल रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गोदी मीडिया ने जनता को मूर्ख बनाया है। राजनीतिक दल के साथ मिलकर चीन को लेकर जन विरोध का ड्रामा किया गया, डिबेट की गई ताकि सरकार से सवाल करने वाले दूसरे मुद्दों पर पर्दा डाला जा सके। प्राइम टाइम शो एंकर रवीश कुमार ने आगे कहा कि चीन से आयात बंद कर रहे हैं, अब चीन के सामानों की खैर नहीं। इन सब के बीच यह खबर चुपके आकर चली जाती है कि चीनी कंपनी ने 50 लाख स्मार्टफोन बेच लिए। दिवाली पर भी धंधा चोखा रहा। दरअसल उन्होंने अपनी पोस्ट के साथ चीनी मोबाइल फोन से जुड़ी खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। बिजनेस लाइन की खबर के अनुसार त्योहारी सीजन में एमआई इंडिया ने भारत में 50 लाख स्मार्टफोन बेच डाले। इसके अनुसार शाओमी के एमआई इंडिया ने mi.com, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर 50 लाख स्मार्टफोन बेचे। कंपनी ने कहा कि इसने फेस्टिवल सेल जैसे अमेजॉन पर ग्रेट इंडियन शॉपिंग फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज के तहत 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच ये डिवाइस बेची। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिर्फ मेवालाल नहीं, नीतीश के 14 में से 6 मंत्रियों के खिलाफ दर्ज है गंभीर आपराधिक केस। जी हां दोस्तों, बिहार की नई नवेली नीतीश कुमार सरकार में शिक्षा मंत्री बने डॉक्टर मेवालाल चौधरी भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण निशाने पर हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रहते समय मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड से उन्हें निलंबित कर दिया गया था। हालांकि नीतीश कुमार की कैबिनेट में सिर्फ मेवालाल चौधरी ही दागी नहीं है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और इलेक्शन वॉच के अध्ययन के अनुसार नीतीश कैबिनेट के 14 मंत्रियों में से 8 के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, वहीं 6 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपराधिक मामलों वाले 8 मंत्रियों में से बीजेपी के 4, जेडीयू के 2 और हम व वीआईपी के 1 शामिल है। हालांकि चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल करते ही हंगामा शुरू हो गया। 2017 में चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया था। मेवालाल चौधरी का नाम बीयू भर्ती घोटाले में सामने आया था और राजभवन के आदेश से उनके खिलाफ 161 सहायक प्रोफेसर और कनिष्ठ वैज्ञानिकों की नियुक्ति के मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बता दें कि 12.31 रुपए की घोषित संपत्ति के साथ
चौधरी सबसे अमीर मंत्री हैं। वहीं 14 मंत्रियों की औसत संपत्ति 3.93 करोड़ रुपए है। मेवालाल चौधरी ने अपने शपथ पत्र में आईपीसी के तहत एक आपराधिक मामला और 4 गंभीर मामले घोषित किए हैं। पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री मुकेश सहनी ने 5 आपराधिक मामलों और गंभीर प्रकृति के 3 मामलों की घोषणा की है। बीजेपी के जीवेश कुमार ने भी 5 आपराधिक मामलों और गंभीर प्रकृति के 4 मामलों की घोषणा की है। वहीं 5 अन्य जिनके खिलाफ अलग अलग प्रकृति के आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरजेडी सांसद और पार्टी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि शिक्षा मंत्री के रूप में मेवालाल चौधरी का चुनाव यह बताने के लिए काफी है कि मुख्यमंत्री की स्थिति कमजोर हो चुकी है और बिहार चुनाव नतीजों के बाद हार गया है। उन्होंने कहा कि 2017 में महागठबंधन से अलग होने वाले नीतीश कुमार अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नैतिक बढ़त नहीं ले सकते हैं। यह सरकार के लिए विधानसभा में एक बड़ी शर्मिंदगी का विषय है। इस मामले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में एक फरार आरोपी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। हालांकि अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता पर नीतीश कुमार का प्रवचन आगे भी जारी रहेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी के तेवर नहीं हुए कम, नीतीश को चुनौती देने के लिए बनाते रहे ये रणनीति। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल भले ही 122 सीट के बहुमत से 12 सीट पीछे रही गई हो, लेकिन तेजस्वी यादव की नई छवि ने राजनीतिक पंडितों की सोच को बदल दिया है। जिस तरह से चुनाव में राजद 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उसने पार्टी में नई जान डाल दी है। यही कारण है कि राज्य में एनडीए की अगुवाई में नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद भी पार्टी के प्रोफेसर मनोज झा समेत कई कदावर नेता इस बात को अभी भी दोहरा रहे हैं कि राज्य की जनता ने जनादेश तेजस्वी को दिया है। इस बात के आरोप तेजस्वी यादव पहले भी लगा चुके हैं कि जनता ने महागठबंधन के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने नतीजा एनडीए के पक्ष में दिया। यानी अभी भी तेजस्वी ने हार नहीं मानी है। वो लगातार मतगणना में धांधली के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल कई ऐसी सीट पर एनडीए ने जीत दर्ज की है जहां वोटों का अंतर 2.5 अंक में रहा। इसको लेकर तेजस्वी यादव अपनी आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। नीतीश के कई मंत्री विपक्ष के निशाने पर हैं। वहीं पार्टी लगातार रोजगार और अन्य मुद्दे को जनता के बीच अभी भी उठाने से नहीं चूक रही है। मनोज झा ने हाल ही दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस तरह की उठापटक एनडीए में चल रही है और उनके विधायक असहज महसूस कर रहे हैं, ऐसे में 6 महीने से ज्यादा उनकी सरकार नहीं चलने वाली है। चुनाव मतगणना में कथित धांधली को लेकर 2 दर्जन से अधिक विधायकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मतगणना के दिन भी पार्टी के नेताओं ने रिटर्निंग ऑफिसर से पूरी डिटेल्स मांगी थी और चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। वहीं राजद लगातार नीतीश के मंत्रियों पर कई सवाल खड़े कर रही है। शिक्षा मंत्री बने मेवालाल चौधरी इन दिनों सुर्खियों में हैं। दरअसल उन पर प्रोफेसर नियुक्ति घोटाले में संलिप्तता के आरोप हैं। इसको लेकर भी राजद लगातार निशाना साध रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। छठ पर राजनीति करने पर जेएमएम ने किया पलटवार, कहा कोरोना बढ़ा तो बीजेपी पर साजिशन हत्या का केस होगा दर्ज। जी हां दोस्तों, झारखंड में छठ को लेकर राजनीति जारी है। सरकार के छूट देने के बाद जेएमएम ने अब बीजेपी पर पलटवार किया है। जेएमएम ने कहा कि आस्था के इस महापर्व छठ में बीजेपी ने ओछी राजनीति की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर भी पूजा की मनाही की है। अगर झारखंड में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो बीजेपी पर साजिशन हत्या का मामला दर्ज होगा। आस्था के साथ खिलवाड़। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि छठ पर्व के दौरान लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया और उनको भड़काया गया। हमने कहा था कि सीएम को राज्य के लोगों को आस्था का सम्मान करना आता है। भट्टाचार्य ने कहा कि तालाब और डैम में कुल्ला किया जाता और डुबकी लगाई जाती है। अगर वायरस किसी के संपर्क में आया तो कोरोना बढ़ सकता है, लेकिन बीजेपी छठ के नाम पर राजनीति कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के घर में आतिशबाजी हुई। छठ में आतिशबाजी कहां होती है? उनके खिलाफ को केस दर्ज होना चाहिए। मिठाई बांटी जा रही थी, यह कौन सा अवसर है? भट्टाचार्य ने कहा कि रांची के बीजेपी विधायक सीपी सिंह को चुनौती देता हूं कि वह 17 घाटों के पानी से कुल्ला करे। यही संक्रमण फैला तो बीजेपी याद कर ले, उसके ऊपर साजिशन हत्या का केस दर्ज होगा। इस पवित्र धर्म पर बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है। हम लोगों को मालूम है कि किस खतरे की तरह बढ़ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर सिर्फ बीजेपी जिम्मेवारी होगी। बिहार और यूपी में बीजेपी की सरकार है, फिर भी गंगा किनारे छठ करने पर रोका है। वहां पर राजनीति क्यों नहीं कर रहे हैं? आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।